जब आपको पद्मश्री से सम्मानित करा गया, लिखा हुआ था कि JNK प्रोफेसर रिसीव्ड पद्मश्री। जम्मू में कुछ मेजर होता है तो हम JNK लिखते हैं, जब कश्मीर में कुछ ऐसा बड़ी बात होती है तो हम कश्मीर लिखते हैं। जम्मू को नेग्लेक्ट करा जाता है। मेरे विषय में भी ऐसे कहा गया था। आजादी से 10 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ था। महाराजा हरि सिंह का पीरियड भी देखा है। ओम संगठनम संबद्धम संभोगुणांति जानताम यथा पूर्वे संजानन उपासते। उसने कहा आप वही मार खाने के काबिल। आपस में विभाजित हैं, बाहर के लोग हमारा लाभ उठाएंगे। अगर अम्बिक सिकंदर को रोक लेता तो क्या हिम्मत थी। मुगल आए या तुर्क आए, इसमें हमारा भी दोष था। शेरवानी मुसलमान था, कवालियों के विरुद्ध लड़ा था। तब मुझे लगने लगा मुसलमान बुरे नहीं होते हैं। जम्मू को हम एक डुग्गर प्रदेश के नाम से अभिहित करते थे। हिमाचल जम्मू वालों के साथ निकट संबंध रहे। कश्मीर से हमारा जीवन शैली बिल्कुल अलग है। वहाँ अंग्रेजी का पैटर्न है। मेरी भाषा को हिमाचल का समझता है, मेरी भाषा को उत्तराखंड का समझता है, कश्मीरी मेरी बात को नहीं समझता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डोगरा जम्मू की सीमाओं को बढ़ाता है। शायद तिब्बत का बहुत सा हिस्सा जो था ना, आज भारत का अंग होता। पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर के लोग जो हैं वो घोषणा करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन महाराजा ने घोषणा नहीं। राज मोहम्मद, आधा नाम हिंदू होता है, आधा नाम मुसलमान होता है। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो था, पाकिस्तान ने उनके साथ अपना संपर्क बनाया। वहाँ के मुसलमान जो थे ना, जिना की मुस्लिम लीग के साथ आए। ये जो डोगरा सेना थी, इसने इनको उड़ी में भी रोका। कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस वाला इंसिडेंट हुआ, हमें ये सब देखना पड़ा। आप लोकल्स को ये सब फेस करना पड़ा। विदेशियों से संरक्षण मिला, कश्मीर के लोगों को भटकाया। बुद्धिजीवी वर्ग से कश्मीर के लोग जो है ना, उनको खो चुके हैं। मैं राजस्थान में गया, उन्होंने मुझे अपने किले दिखाए, तो मैंने डुग्गर के दुर्ग पुस्तक लिख दी। मेंढर के लोगों को बुला लेता, कभी रजौरी के, कभी पुंछ के, कभी पाडर के, कभी बनिहाल के बताओ तहसील में दरिया कौन से बहते हैं। 23 वर्ष हो गए हैं मुझे सेवानिवृत्त हुए। गुजरों के साथ मैं गोजरी में बात कर लेता था, गद्दियों के साथ में गादी के में कर जाता था, पुंछ वालों के साथ में उनकी पहाड़ी में बात कर लेता था। अस्कनी नदी है जिसको हम चंद्रभागा कहते हैं, कि उन्होंने तप किया है, तपस्या की है। सबसे पहले आपको क्रिंची के मंदिर देखना चाहिए। सूर्य महादेव में जाकर के वहाँ पर आपको ब्राह्मी में अभिलेख मिलेंगे। पतिटाप जाएंगे तो आप बिल्कुल विस्मित रह जाएंगे। पंचारी की तरफ जाएंगे, दंग रह जाएंगे। बट ये वो धरती है जहाँ से वेदास निकले हैं। कलाड़ी जो है, ये जहाँ का विशेष व्यंजन होता है। बहुत प्रसिद्ध नाच है जिसको हम कुड नाच कहते हैं। गीटरू एक यहाँ का विशेश संगीत है। जमालू राम आज जिसको अभी पद्मश्री मिला है। मुबारक मंडी की जो हालत है आज की डेट में, जम्मू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज खो दी है। खंडर बन रहा है। तो रियासी एक ऐसी जगह है जम्मू में जहाँ पे जिसको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। शिवखोड़ी सबसे विलक्षण तीर्थ है। ये एक्चुअली POK नहीं होना चाहिए, POJK होना चाहिए। पुंछ का थोड़ा सा हिस्सा वो पाकिस्तान के अधिकार में है। वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, खुश नहीं है। जीवन शैली जो है ना, भारत के साथ जुड़ी हुई है। हम ज्यादा धर्म के बारे में सामाजिक तौर पर सोचें, लेकिन राष्ट्र के बारे में हम सामूहिक तौर पर सोचेंगे तो हमारा राष्ट्र जो है ये बहुत मजबूत होगा। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू यात्रान का विद एक्सप्लोरर। मेरा नाम है निहारिका। मैं आपको अपने पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार आने वाले पद्मश्री से सम्मानित अतिथि से मिलवाने जा रही हूँ। पद्मश्री प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही डोगरी लोक कथाएं लिखने के लिए जाने जाते हैं। लोग उन्हें जम्मू की लिविंग इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं, और उन्होंने जम्मू के इतिहास, संस्कृति और विरासत पर 41 से भी ज्यादा किताबें लिख डाली हैं। तो आइए जानते हैं जम्मू को थोड़ा और बेटर शिव निर्मोही जी के साथ। तो सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। मेरे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। और आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन रहेगी और जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे वो जम्मू के बारे में और ज़्यादा जान चुके होंगे। आपके बचपन से जानना चाहती हूँ कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, आपने कहाँ जन्म लिया, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए। जम्मू में एक बहुत प्रसिद्ध पर्वत है, उसको त्रिकुटा पर्वत कहते हैं। वहीं पर माता वैष्णो देवी की भी गुफा है। उसी के गोद में एक अति सुंदर गांव बसा है। अब तो उसका नाम पैंथल है। ऐसे पंचानाम सरोवरा नाम मध्य स्थले भूमि सा पंचस्थला, जहाँ 5 सरोवर हों उस भूमि को पंचस्थल कहते हैं। पंचस्थल से वह पैंथल बना है। वह अति रम्य गांव है। साथ ही उसके पार्श्व में एक छोटी सी जलधारा बहती है, उसको जज्जर नदी कहा जाता है। तो गांव में वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण जो है ना, वो बहुत ही अति सुंदर है। और आज की डेट में भी वो ऐसा ही है? जी हाँ, ऐसे ही है। पहले तो अति सुंदर था, अब भी अति सुंदर है। सिर्फ
ये हुआ है कि जो तालाब थे उनमें से मुख्य तालाब वहाँ पर है, शेष तालाब जो है ना वो छोटे छोटे बाग और बगीचों में उनको बदल दिया गया है, लेकिन वो भी अति सुंदर लगते हैं। तो 1937 में मेरा जन्म हुआ। हम उपाध्याय परिवार के हैं। कहा जाता है कि कभी हम उत्तर प्रदेश से यहाँ आए थे जम्मू में, पहले हम जम्मू में रहे, फिर कटरा के पास हंसाली गांव में रहे। मेरा एक पूर्वज था, वो हंसाली से पैंथल आ गया। तो हम 7 पीढ़ियों से पैंथल गांव में रह रहे हैं। तो आपका जन्म आज़ादी के आसपास रहा? जी, मैं आज़ादी से 10 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ था। मैंने महाराजा हरि सिंह का पीरियड भी देखा है, उनका समय काल भी देखा है। और जब मैंने स्कूल में प्रवेश लिया तब मैं 6 वर्ष का था। गांव में प्राइमरी स्कूल था। बाकी शेष बच्चे जो थे वो उर्दू पढ़ते थे। लेकिन मेरे पिताजी का ये आदेश था कि मैं हिंदी पढ़ूं, तो इसलिए अपनी कक्षा में मैं हिंदी पढ़ता था। मेरे जितने सहपाठी थे, जैसे जस्टिस GD शर्मा हैं हाई कोर्ट के, हाँ वो भी मेरे सहपाठी रहे। वो उर्दू भी पढ़ते थे, बाद में वो हिंदी भी सीख गए। एक जो गुरु हैं छज्जूराम खजूरिया, वो भी मेरे सहपाठी रहे हैं, वो भी पैंथल के थे। इस तरह से वो जो गांव का वातावरण जो था ना, हमें शुरू में ही बच्चों में प्रतियोगिता थी, प्रतिस्पर्धा थी कि हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। गांव में लोग जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, सुलझे हुए लोग थे, राजनीति पर भी बात करते थे, समाज सेवा पर भी बात करते थे। गांव में 2 संत रहते थे, एक बाबा जगन्नाथ दास थे, वे निम्बार्क संप्रदाय के थे, और दूसरे स्वामी नित्यानंद थे, वो महाराजा प्रताप सिंह के गुरु थे। लेकिन वो राजमहल छोड़ करके पैंथल गांव में आ गए थे, वहाँ तप करते थे। उन्होंने योग पर 2 पुस्तकें भी पैंथल में बैठ करके लिखी, योग का प्रचार भी उन्होंने किया। और इस तरह से गांव में एक जो हम कहते हैं कि एक चेतनता पैदा करना, तो उन 2 जो संत थे उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है, बाबा जगन्नाथ दास जी को, स्वामी नित्यानंद जी को। उन्हीं के आशीर्वाद से ये हुआ कि गांव का वातावरण जो था ना वो कुछ बदला। गांव के लोग जो थे ना, उनकी अभिरुचि साहित्य में, दर्शन में, संस्कृति में वो लोग उन्मुख हुए और काफ़ी आगे बढ़ गए। आपने क्या क्या देखा उस माहौल में? उस समय का जो समाज था ना, जो गाँव था ना, वो गाँव नहीं लगता था, वो एक घर लगता था। यानी कि ऐसा था कि सारा का सारा गांव जो था, जैसे एक मंत्र आता है, ओम संगष्टम संबद्धम शंभो मुनांति जानताम यथा पूर्वे संजानन उपास्ते, कि हम सभी संगष्टम इकट्ठे चलें, इकट्ठे बोलें। सामूहिकता का भाव था। ये नहीं लगता था कि ये अलग घर है, मेरा घर अलग है। वो शायद इसलिए भी था क्योंकि हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ जी, और उसमें ये था कि अगर मैं अपने मित्र के घर गया होता, उसकी माता अपने बेटे के लिए भी खाना डालती थी, मेरे लिए भी खाना डालती थी। मुझे ये मना नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ नहीं जाऊँ। गांव के बच्चे इकट्ठे मिल कर के खेलते थे, गांव की स्त्रियाँ इकट्ठी होती थी, गांव के जो पुरुष थे वो रात को इकट्ठे होते थे, चर्चा करती थी। यानी कि एक तरह से उनमें सामाजिकता का भाव बहुत अधिक था। किसी का दुख होता तो सारा गाँव इकट्ठा हो जाता, किसी को खुशी होती तो सारा गाँव इकट्ठा हो जाता। मुझे लगता है कि जब गाँव में कोई विवाह शादी होती तो बाजे वाले आते, तो वो बाजे अपने ढंग से बजाते। हम जो बच्चों की टोली होती, हम पत्तों के बाजे बना लेते, पीपनी उसको कहते हैं, वो बजाते बजाते चलते। इतने घर वाले खुश नहीं होते थे जितने हम लोग खुश होते थे कि हमारे भैया की शादी है, हमारी बहन की शादी है। और जो सहभावना थी ना, इकट्ठे मिलने की, इकट्ठे खाने की, इकट्ठे रहने की, उसमें काफ़ी कमी आई है। आपने बिना किसी चित्र के ही मुझे अपने शब्दों से एक पूरा समझा दिया। शायद वही आपकी खासियत है। तो आपको जब आप बच्चे थे, आपको ये इस बात का एहसास था कि अंग्रेज हमारे पे शासन कर रहे हैं उस समय? मेरा एक ऐसा घर था जिसका प्रांगण बहुत खुला था। वहाँ क्या होता था, 8 जैसे बजते थे तो 8 बजे के बाद लोग जो थे खाना खा करके 15-20 लोग वो नरगेले लेकर के, झारियाँ लेकर के चारपाइयों पर आ करके बैठ जाते थे। मेरे जो दूसरे भाई बहन थे वो सो जाते थे, लेकिन मैं नहीं सोता था। मेरा एक ताया था परमानंद, वो
पटवारी भी रहे थे, लाहौर में भी रहे थे। वो क्या करते थे, कभी जवाहरलाल नेहरू की बात करते थे, कभी सरदार की बात करते थे, कभी क्या करते थे कि भगत सिंह की बात करते थे, कभी सुभाष चंद्र बोस की बातें करते थे। वो बतलाते थे देश में क्या क्या कुछ हो रहा है, ये भी बतलाते थे। मैं बहुत हैरान था। वो कहते थे हम जो डोगरे थे 15-20 लोग, वहाँ एक मंडी थी, वहाँ काम करते थे, तो 2 गुंडे आते थे, तो गुंडे आकर के हमसे 5-5 रुपये ले जाते थे। तो हम बहुत परेशान थे। हम एक दिन एक नेताजी के पास गए, हमने कहा जी 2 गुंडे आते हैं, वो हमसे पैसे ले जाते हैं। तो नेताजी ने अपने नौकरों को कहा इनको जूते लगा कर बाहर निकालो। हमने कहा जी अच्छा न्याय है, वो भी हमें मारते हैं, आपके पास न्याय लेने आए तो आप भी हमें ऐसा कह रहे हैं। उसने कहा आप हो ही मार खाने के काबिल, वो 2 हैं, आप 25 हैं, तो आप 25 अगर उनको दंडित करेंगे तो वो उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो आपको 25 को का शोषण करें। तो आप भी लाठी सोटे पकड़ लो। तो वो कहते हैं हमने ऐसे ही किया। जब उसने एक को आवाज़ दी तो हम 25 इकट्ठे हो गए। 25 ने हमने डंडे पकड़े और हमने उनको दोनों को भगा दिया। वो दोबारा नहीं आए। तो वो बातें करते थे संगठन की कि अगर हम संगठित होंगे, पूरा गांव संगठित होगा, पूरा शहर संगठित होगा, पूरा देश संगठित होगा, तो बाहर के लोग आकर के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक हम आपस में विभाजित हैं, बाहर के लोग हमारा लाभ उठाएंगे। और यही इतिहास में हुआ। वो पूरा का पूरा इतिहास बताते थे कि कैसे सिकंदर जहाँ पर आया तो सिकंदर की जीत का कारण ग्रीक नहीं थे। सिकंदर की जीत का कारण अम्बिक था, जो सिकंदर का स्वागत करने गया। अच्छा। और जिसने आकर के ग्रीक की फौजों को भारत में आने दिया और पोरस के साथ लड़ाई के लिए उसी ने उसको उकसाया। अगर अम्बिक सिकंदर को रोक लेता तो क्या हिम्मत थी कि ग्रीक जो थे ना वो भारतवर्ष में आते। ऐसे ही मुगल आए या तुर्क आए, इसमें हमारा भी दोष था। अगर पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए उसके भाई का दोष है, जयचंद का दोष है, उसको हम भी कोसते हैं। अगर जयचंद नहीं होता तो हम क्यों। वो जो कहते थे, हमारे बुजुर्ग ये कहते थे हमें संगठित रहने की जरूरत है, एक रहेंगे तो ये होगा। फिर दूसरा मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। मेरे जो ताया परमानंद थे, महात्मा गांधी 4 अगस्त 1947 को उधमपुर से जम्मू की तरफ जा रहे थे। उनको इस चीज़ का पता था। वो मुझे लेकर के मंथल में आ गए। मंथल एक जहाँ छोटा सा गांव है। तो जब गांधी जी की गाड़ी आई, 3 गाड़ियाँ आई, तो थोड़ी सी वो धीरे पड़ गई। तो उन्होंने कहा ये महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता, तुम इनको हाथ जोड़ो। मैंने भी गांधी जी कार में ही बैठे हुए थे, हाथ जोड़े, मैंने दर्शन किए और दर्शन करके मैं भी गदगद हो गया। और मुझे भी लगने लगा जैसे गांधी जी देश की सेवा कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत सेवा मुझे भी करनी चाहिए। इसी तरह से क्या होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री उस वक्त कहलाते थे। वो हमारे गांव में आए। मेरे स्कूल का जो हेडमास्टर था उसने एक बच्चों के लिए एक नाटक लिखा शेरवानी का। उन्होंने मुझे शेरवानी का पाठ दिया। शेरवानी मुसलमान था जो कव्वालियों के विरुद्ध लड़ा था। उसने आत्मोत्सर्ग कर दिया, देश के लिए कर दिया। तब मुझे लगने लगा कि मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, उन्होंने भी देश के बचाव के लिए किया है। सभी ऐसे नहीं हैं। देशभक्त भी है, राष्ट्रभक्त भी हैं। तो राष्ट्रीयता जो है ना, देशभक्ति का भाव हम सब में होना चाहिए, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमने सबको देखना चाहिए। हम ज़्यादा धर्म के बारे में सामाजिक तौर पर सोचें, लेकिन राष्ट्र के बारे में हम सामूहिक तौर पर सोचेंगे तो हमारा राष्ट्र जो है ये बहुत मजबूत होगा। ऐसी भावनाएं बचपन में ही मेरे हृदय में आ गई थी। लाइन बोली आपने और मैं समझ गई हूँ कि आपको बचपन से ही फीड करा गया था इन चीज़ों के बारे में। जेएनके की हिस्ट्री बड़ी अलग रही है। विभाजन के बाद भी इसको काफ़ी कुछ देखना पड़ा है एज एन एरिया। उस पीरियड का आपकी लिखाई पर, आपकी सोच पर क्या असर पड़ा था? आपने क्या देखा था उस टाइम? 19वीं शताब्दी में ले लें तो ये क्या था कि जम्मू को हम एक डुग्गर प्रदेश के नाम से अभिहित करते थे। पहले यही बोला जाता था, डुग्गर प्रदेश? डुग्गर प्रदेश। अच्छा। इसका जी हाँ, इसका सबसे पहला जो उल्लेख जो हुआ है वो हमें मिला है चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम है। अच्छा। उसमें ताम्रपत्र है। उसमें एक आ जाती है दुर्गर जाति। दुर्गर, तो उसमें दुर्गर, कीर हैं, सोमंतक,
ये 3 जातियों का उल्लेख हुआ है। दुर्गर जो थे मानसरोवर सर के निकट रहा करते थे। तो ये बहुत बड़ी शक्तिशाली एक प्रदेश था और इसकी सीमाएं उन दिनों जो थी रावी से लेकर के चंद्रभागा तक थी। मतलब इसमें पंजाब भी नहीं, पंजाब नहीं आता था, पंजाब नहीं आता था हिमाचल होगा जी, साथ में। नहीं, हिमाचल का भी कुछ हिस्सा था। हिमाचल जम्मू वालों के साथ, डोगरों के साथ इसके बहुत निकट संबंध रहे हैं। यदि हम भूगोलिक दृष्टि से भी देखें कि जिसको हम पश्चिमी हिमालय कहते हैं, पश्चिमी हिमालय में डुग्गर प्रदेश, जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड, ये तीनों आ जाते हैं। वेस्टर्न हिमालय जी, हाँ जी, ये जो पश्चिमी हिमालय है ना, पश्चिमी हिमालय की संस्कृति आपस में बहुत मिलती जुलती है। इनके देवी देवता मिलते जुलते हैं, इनकी भाषा शैली आपस में मिलती जुलती है, इनकी जीवन शैली आपस में मिलती जाती है। लेकिन इनकी अगर हम कश्मीर से करें तो कश्मीर से हमारा जीवन शैली बिल्कुल अलग है, हमारी भाषा अलग है। हमारी जो भाषा है, जो डोगरी जो है, ये वैदिक भाषा से उद्भूत हुई है। वो जो कश्मीरी भाषा है ये दर्दी भाषा से निकली है, दर्दी से निकली और अब डोगरी निकली है हमारी है। अब इसमें अंतर क्या है कि जैसे डोगरी है, ये क्या करती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। मैं रोटी खा करना, ये हमारी एक तरह से प्रक्रिया है। पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। लेकिन कश्मीरी, हाँ, जब आप कश्मीरी में जाएंगे वहाँ अंग्रेजी का पैटर्न है। कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर कर्म आएगा। आई राइट लेटर, आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारी डोगरी है ये वैदिक भाषा के पैटर्न पर चलती है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो वो भाषा जो है ना, वो ना मैं कश्मीरी को समझता हूँ, ना कश्मीरी मुझे समझता है। अगर वो मुझे कहे कौरशु गशन, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ वो क्या कह रहा है। हिमाचल का है, वो मुझे कहता है तिजो क्या ना है, तो मुझे समझ आ जाती है। अगर उत्तराखंड का बोलता है तो उसकी बात मुझे समझ आती है। मेरी भाषा को हिमाचल का समझता है, मेरी भाषा को उत्तराखंड का समझता है। मैं अगर वहाँ पर जाता हूँ, डोगरी में बोलता हूँ, तो वो मेरी बात को समझ आते हैं, लेकिन कश्मीरी मेरी बात को नहीं समझता है। लद्दाख की भाषा जो है वो बोर्ड भाषा है, उनकी लिपि अलग है। तो इसी तरह से हम तीनों अलग अलग थे। और ये महाराजा गुलाब सिंह को बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने 1846 में ये एक नए राज्य की नींव डाली। उस राज्य में जम्मू आ गया, उसी में कश्मीर आ गया, उसी में लद्दाख आ गया। फिर आप ये देखिए कि ये श्रेय बहुत दिनों के बाद आता है कि एक डोगरा सेनापति जो है, सेना नायक जो है, वो क्या करता है कि जम्मू की सीमाओं को बढ़ाता है। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। हम क्या किया कि हम कश्मीर से भी आगे चले गए, लद्दाख की तरफ बढ़ गए, लद्दाख से भी आगे चले गए, हम बल्तिस्तान की ओर बढ़ गए, बल्तिस्तान से हम और आगे चले गए, हम गिलगित की तरफ भी चले गए। तो इस तरह से हमारा जो राज्य था ना वो बढ़ता गया। हमारी सीमाएं जो थी ना वो आगे आगे चलती गई और एक मजबूत और सुदृढ़ राज्य की स्थापना हुई। और ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी डोगरों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमने क्या किया कि बढ़ते बढ़ते हम काफ़ी आगे बढ़ गए। ये आज़ादी से कई साल पहले की बात है जब हमारी सीमाएं इतनी बढ़ चुकी थी। हमारी जो सीमाएं ये थी ना, ये वास्तव में पहले तो सिर्फ रहा जम्मू जी और कश्मीर। फिर ये हुआ कि जोरावर सिंह जो था ना, इसको इधर का किश्तवाड़ का बनाया गया गवर्नर। अच्छा, जब किश्तवाड़ का गवर्नर बनाया गया तो उसने किश्तवाड़ से आगे बढ़ना शुरू किया। 1840 से पहले ही उसने ये किया, पहले मड़वा को जीता, फिर सुरू घाटी को जीता, फिर जीते जीते वो लद्दाख चला गया, फिर वो उसने बाल्टिस्तान को जीत लिया, फिर वो तिब्बत के आगे बढ़ा और बढ़ ही रहा था। अगर उसको सहयोग मिलता तो शायद तिब्बत का बहुत सा हिस्सा जो था ना आज भारत का अंग होता। आज आप जो देख रहे हैं कि लद्दाख में हमारा जो ध्वज फहरा रहा है, तिरंगा फहरा रहा है चोटियों पर, तो उसका श्रेय जो है ना ये डोगरा वीर सैनिकों को जाता है जिसने इनको भारत का अंग संग बनाया। विभाजन के बाद जब जे.एन.के प्रिंसली स्टेट होने की बात हो रही थी, उसके बाद काफ़ी विवाद हुए हमारे जो देश हमारे साथ बैठा है पाकिस्तान, उसके साथ। उस विवाद का हमारे इस स्टेट पे बहुत इफेक्ट पड़ा, लोगों की लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ा। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब 1947 में जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी वो अंग्रेज़ों के अधीन ही। अंग्रेज़ों ने घोषणा की कि जो जहाँ के राजा महाराजा हैं,
561 के करीब करीब छोटी मोटे राज्य थी, ये उनकी इच्छा पर है जी। कि वो चाहें हिंदुस्तान में चले जाएं, वो चाहें पाकिस्तान में चले जाएं, वो चाहें तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ये उनकी इच्छा पर है। अब जम्मू बाकी के जो राज्य थे वो तो चले गए, कुछ हिंदुस्तान की तरफ चले गए, कुछ पाकिस्तान की ओर तरफ चले गए, और फिर ये था कुछ राज्य ऐसे थे जैसे गुजरात में जूनागढ़ था, उसने घोषणा की कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। नवाब जाना चाहता था, लोग नहीं जाना चाहते थे, लोगों ने नवाब को भगा दिया। तो जहाँ पर क्या हुआ, जनमत हुआ, तो उन लोगों ने कहा हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो वो भारत के साथ आ गए। इसी तरह से हैदराबाद था, हैदराबाद का निज़ाम था, वो भी स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते थे। जनमत संग्रह हुआ तो वो भारत के साथ जुड़ गए। जम्मू में अधिक संख्या में हिंदू रहते थे और कश्मीर में अधिक संख्या में मुसलमान रहते थे, लद्दाख में अधिक संख्या में बौद्ध रहते थे। तीनों की भाषाएं अलग थी, संस्कृति अलग थी, जीवन शैली अलग थी, सब कुछ अलग अलग था। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि महाराजा साहब के जो प्रधानमंत्री थे रामचंद्र काक, कहते हैं कि उन्होंने भी कोई ठीक निर्णय नहीं लिया उस समय। महाराजा जो थे वो भी परेशान थे कि हम कहाँ जाएं। और आप ये किस महाराजा की बात कर रहे हैं? महाराजा हरि सिंह। उन दिनों जहाँ के महाराजा जो थे ना वो हरि सिंह थे। अब जहाँ पर एक बहुत बड़े राजनेता थे वो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पहले मुस्लिम लीग की स्थापना की, बाद में उन्होंने उसको तोड़ा। 39 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बना ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या था कि सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। अब क्या था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो झुकाव था वो ज़्यादा झुकाव जो था कांग्रेस की तरफ था, और वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे। अब पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर के लोग जो हैं वो घोषणा कर दें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। महाराजा घोषणा करते, लेकिन महाराजा ने घोषणा नहीं की। ना वो हिंदुस्तान के साथ रहे, ना वो पाकिस्तान के साथ। उन्हें स्टैंड स्टिल, जैसी स्थिति है वैसा ही रहेगा। पाकिस्तान ने उसका अनुचित लाभ उठाया। एक तो अपने रास्ते बंद कर दिए, दूसरे उन्होंने कव्वाली भेजे। कव्वाली जब भेजे तो उन कव्वालियों का साथ स्थानीय लोगों ने नहीं दिया। अगर स्थानीय लोग देते तो स्थिति कुछ और हो जाती, और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते गए और थोड़ा बहुत मुकाबला। आपका मतलब ये है कि आप कश्मीर और जम्मू दोनों के लोगों की बात कर रहे हैं? जी, कि जहाँ तक कश्मीर के लोग जो थे ना वो शेख अब्दुल्ला के साथ थे। वहाँ पर एक नारा लगता था, बख्शी गुलाम मोहम्मद के उसके नेता थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम साथ करेंगे, घबराएंगे नहीं। और वो जो स्वयं से वो घूमते थे उसमें हिंदू भी होते थे, उसमें मुसलमान भी होते थे। सभी ने एक तरह से कश्मीर को बचाने के लिए प्रयास किया है। तो फिर उसके बाद 26 और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना आ गई, उन्होंने हमारे देश को बचा लिया। और इससे ये हुआ कि जम्मू कश्मीर राज्य जो था ना ये सुरक्षित हो गया। अगर ये सुरक्षित नहीं होता, जब अब जो थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान ने अगर जम्मू कश्मीर का लिया भी है, हाँ, उसमें उसकी भी आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं। तो अब ये था कि इस तरह से ये हुआ कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आवाज़ जो थी ना उस समय पूरा कश्मीर सुनता था, कश्मीर के लोग सुनते थे, उस पर विश्वास करते थे। और यही कारण था कि शेख अब्दुल्ला जो था ना, महात्मा गांधी जब 2 अगस्त 1947 में कश्मीर आए तो कश्मीर के शेख अब्दुल्ला उस समय जेल में थे, लेकिन महात्मा गांधी शेख अब्दुल्ला के घर गए थे और वहाँ पर जितनी भी महिलाएं थीं वो इकट्ठी हो गई थी मोहल्ले की, और उन्होंने महात्मा गांधी के स्वागत के कश्मीरी में गीत गाए थे। शेख अब्दुल्ला की बड़ी बेटी है, उस पर महात्मा गांधी ने अपना हाथ भी रखा था, वहाँ पर वो गए थे। तो इससे क्या था कि वैचारिक तौर पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे के बहुत निकट थी। और इसी कारण ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ मिलने का एक तरह से तब स्वागत किया। कोई विरोध उस समय नहीं हुआ, कहीं नारे नहीं लगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ये बाद में साजिशें जो है ना ये रची गई हैं।
1948 का वॉर भी हुआ जिसमें हमने अपने देश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। पहली बात तो वो जब हिस्सा हमने खोया, आप उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं। फिर उस हिस्ट्री ने आपकी लिखावट पर अगर कोई असर डाला, उस पर आपने कोई बुक लिखी, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। जी, जहाँ तक ये आ जाता है, मेरी 2-3 पुस्तकें हैं। एक आ जाता है डुग्गर का इतिहास, जम्मू विश्वविद्यालय में MA के विद्यार्थियों में संदर्भ ग्रंथ के रूप में वो मान्य है। यदि हम एक निष्पक्ष भाव से देखें, उस समय स्थिति ऐसी थी कि विदेशी शक्ति जो थी, ऐसा लगता था कि भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही है। अगर देखा जाए तो विदेशी तो बहुत कम थे। हाँ जी। जो मुसलमान भी थे वो भी तो हमारे भाई थे। धर्मांतरण नहीं हुआ था और तो नहीं था। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये मेरे साथ ही गाँव है, इसका नाम है गंगेड़ा। वहाँ के लंबरदार जो है उनका नाम है लालचंद जी। धर्म व इस्लाम है। अच्छा। वो मुसलमान हैं। ओके। नाम उनका लालचंद है। उनके दूसरे भाई हैं, उनका नाम अमी चंद है। अच्छा। उनके और हैं, उनका नाम बाबू चंद है। ओके। ये चंदेल हैं, राजपूत हैं। लेकिन नाम जो आप इनके देखें कि इनमें जो पहली पीढ़ी के नाम जो है वो हिंदू नाम है। अब राज मोहम्मद, आधा नाम हिंदू होता है, आधा नाम मुसलमान होता है। इनकी जो परंपराएं हैं वो भी हिंदुओं जैसे ही मिलती जुलती हैं। अपनी जाति में ये विवाह नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं। अच्छा। गुज्जर नहीं करते हैं। तो इनमें जो है ना रीति रिवाज रस्में वो बहुत ज़्यादा हिंदुओं के साथ अभी भी मिलती जुलती हैं। कुछ मुसलमान हैं जिनमें धार्मिक कट्टरता थी, तो वो जरूर विरोध करते थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी। अब भी जो आप जहाँ के देखेंगे कि रजौरी में देखेंगे, पुंछ में देखेंगे, जो वहाँ पर राजपूत मुसलमान हैं या जो गुज्जर हैं, वो कहते हैं हम वतन परस्त हैं। वो अपने वतन को, हिंदुस्तान को ही अपना वतन मानते हैं। जहाँ तक जो रहा कि कुछ ऐसा हिस्सा था कि जिसमें क्या था कि मुसलमानों की संख्या अधिक थी। अधिक थी। उसका उन्होंने, जैसे मीरपुर था। अच्छा। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो था उसमें मुसलमानों की संख्या अधिक थी। पाकिस्तान ने उनके साथ अपना संपर्क बनाया। अच्छा। और हुआ ये कि कश्मीर के लोग जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े, और जहाँ के जो लोग थे, जो सीमावर्ती हमारे जो इलाके थे, वहाँ के मुसलमान जो थे ना, वो जिना की मुस्लिम लीग के साथ जुड़े। अच्छा। अंदर ही अंदर उनका षड्यंत्र चला। तो अब जो होगा कि जब कवाली भेष में वो आए, तो वहाँ पर क्या होगा कि मुजफ्फराबाद था। कवाली भेष मतलब मिलिटेंट्स, जहाँ यानी कि थे वो मुसलमान सैनिक भी हो सकते हैं, लेकिन भेष जो कपड़े पहने थे वो उन्होंने पठानों वाले पहने हुए थे, यानी कि सलवार और कुर्ते में थे, फौजी लिबास में नहीं थे। तो उन्होंने आकर के जब जहाँ पर गड़बड़ की तो वो आगे बढ़ने लग पड़े। लेकिन ये जो डोगरा सेना थी, इसने इनको उड़ी में भी रोका, हर जगह पर रोका। तो ये नहीं था, अगर ये कश्मीरी उस समय जो बहुमत में मुसलमान हैं, ये अगर बगावत कर देते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन्होंने देश का साथ दिया है, बगावत नहीं की है उस समय 1947 पे। और इससे ये हुआ कि देश में जल्द ही शांति स्थापित हो गई। ये हमारी भूल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि हमने लॉर्ड माउंट एवरेस्ट के कहने पर हम अपना जो है ना समस्या को लेकर के यूएनओ के पास चले गए, तो जिससे समस्या उलझ गई। ये अगर समस्या नहीं लेकर जाते तो कोई समस्या नहीं थी। आज़ाद कश्मीर हमारा है, हम ले सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग खुद कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ जाना चाहते हैं। ये बात कब से कह रहे हैं? 5-6 वर्ष से ज़्यादा हो गई, जब से वहाँ पे दिक्कतें बढ़नी शुरू हुई। अब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था कि जहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग आज़ाद कश्मीर जा सकते हैं। हाँ, आज़ाद कश्मीर के लोग जो है ना जम्मू कश्मीर आ सकते हैं परमट बना करके। और बसेज भी चली थी। हाँ, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के लिए, मुजफ्फराबाद से जहाँ के लिए, तो आना जाना शुरू हो गया था। अब जब वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोग जब जम्मू कश्मीर में आए, जब इन्होंने यहाँ का विकास देखा, वो दंग रह गए। वो कहने हम तो पिछले के पिछले हैं, हम तो वहाँ के ही वहाँ हैं जहाँ 1947 से पहले थे। और जम्मू कश्मीर जो है ये तो उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। तो इससे पाकिस्तान कुछ टूटा, और पाकिस्तान को भी उकसाने वाले बहुत से देश थे।
पाकिस्तान में अपनी इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ देश अभी चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में आपस में लड़ाई हो, ये हो, हम अपने अस्त्र शस्त्र बेचें, पैसा कमाएं, और इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान जो है ना आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से ये कमज़ोर है, ताकि हमारा आधिपत्य जो है ना, डोमिनेशन जो है वो बनी रहे। 1947 के यदि परिप्रेक्ष्य में हम यदि देखें तो कश्मीर के जो लोग थे ना, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने भी भारतीय सेना का साथ दिया है। जब कव्वाली आ रहे थे, उनको आगे बढ़ने से रोकने वाला शेरवानी था। शेरवानी मुसलमान था। अच्छा। और कव्वालियों ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उसने अपना रहस्य जो था ना वो नहीं बताया, उनको कश्मीर की श्रीनगर की ओर नहीं बढ़ने दिया। 3 दिन तक उसने रोका और वो बेचारा वहाँ पर शहीद हो गया। इसी तरह से और भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, कव्वालियों का पक्ष नहीं दिया था। और इस तरह से लगता है कि कश्मीर के लोगों में देशभक्ति का जो था ना भावना जो थी वो भरी हुई थी। बहुत से कश्मीरी गांधी जी को अपना नेता मानते थे। जब गांधी जी कश्मीर में गए तो बहुत से कश्मीरी उनसे मिले, जिन्ना आए तो वो भी कश्मीर में आए थे। तो ये लगता है कि रिस्पॉन्स बहुत कमज़ोर रहा था। तो आप इतना जानते हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, तो एक क्वेश्चन मैं जब भी किसी ऐसे लोकल से मिलती हूँ, मेरे मन में हमेशा रहता है कि ये जो कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस वाला इंसिडेंट हुआ, जी, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे हमारा देश इस इंसिडेंट तक पहुंच गया कि हमें ये सब देखना पड़ा, आप लोकल्स को ये सब फेस करना पड़ा? कुछ कश्मीरी नेता जो थे उनको विदेशियों से संरक्षण मिला। ओके। हो सकता है धन के रूप में मिला या पैसे के रूप में मिला। उन्होंने कश्मीर के लोगों को भटकाया, गलत रास्ते पर चलाया, और जो पृथकतावादी नारे उन्होंने लगाए। तो उस समय ये हुआ कि ऐसी स्थिति बन गई। मेरे भी बहुत से मित्र थे जो मेरे साथ कॉलेज में काम करते थे, वो उनकी पोस्टिंग कश्मीर में भी होती थी, उनकी पोस्टिंग जम्मू में भी होती थी। ऐसा था, उन्होंने कुछ ये जो रास्तों में या धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकरों पर कुछ धमकी भरे जो थे ना वो कर दिए, और कुछ हत्याएं भी कर दी। और उनको ये कहा गया कि आप जहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। परिस्थिति ऐसी बना दी गई, अगर जग वो नहीं आते, जहाँ पर उनको नहीं लगाया जाता, तो हो सकता और भी ज़्यादा विषम परिस्थिति हो जाती। होता क्या है कि उकसावे में लोग थोड़े आते हैं, लेकिन वो उत्पाद ज़्यादा मचाते हैं। उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है। उस समय हमारे पास, मैं ये समझता हूँ, कोई कुशल नेतृत्व नहीं था जो उन मुसलमानों को, कश्मीर के लोगों को समझाता कि जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो। उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले। बहुत संख्या में कश्मीरी जो थे, वो पंडित जो थे ना, वो जहाँ वहाँ से पलायन करके आ गए। अब वो इतनी ऊंची स्थिति में हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो वापस जाएंगे। मैं गुजरात में हूँ, गुजरात में कश्मीरी पंडितों के 150 घर हैं, और वहाँ पर वो बड़े ऊंची ऊंची नौकरियों पर हैं। उन्होंने कश्मीरी अपने लिए कश्मीर होम भी बना लिए, जहाँ पर वो बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। 5 से लेकर 7-7 लाख तक वो महीने की का वेतन ले रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली में है, दूसरी जगहों पर हैं। उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है, और इससे कश्मीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। क्योंकि कश्मीरी पंडितों के विषय ये कहा जाता है ये एक बुद्धिजीवी वर्ग था, और बुद्धिजीवी वर्ग से क्या होता है कि वही असल में हमारे देश का समाज का मार्गदर्शन करता है। तो हम एक बुद्धिजीवी वर्ग से कश्मीर के लोग जो है ना वो उनको खो चुके हैं। इससे क्या होगा कि हम पथभ्रष्ट हो गए उनके बिना। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा था, विश्व में एक शिखर पर था, उससे कुछ नुकसान पहुंचा है। इन सब के बीच, इन सारे विवादों के बीच आपकी लिखाई कहाँ से शुरू हुई? मैं 10वीं पास करने के बाद स्कूल टीचर बन गया था। तब जो मेरा लेखन था वो था जिसको हम सृजनात्मक साहित्य कहते हैं। मैं कहानियाँ लिखता था, कविताएं लिखता था। कवि सम्मेलनों में मैं पढ़ता था तो लोग ताड़ियाँ बजाते थे, मैं बहुत खुशी को होता था। मैं कहानियाँ लिखता था, पुरस्कार मिल जाते थे, मैं बहुत खुश था। वो कहानियाँ भी इसलिए आई क्योंकि आपको बचपन से इतना कुछ सुनाया गया था। जी हाँ। वो कहानियाँ जो थी वो भी किसी ना किसी विचारधारा पर आधारित रहती थी, चाहे गांधीवाद पर थी, चाहे साम्यवाद पर थी, चाहे किसी पर छोटे छोटे मजदूरों और गाँव के लोगों को आधार मान करके मैंने वो कहानियाँ लिखी हुई थी। अब ऐसा चलता गया, मेरा जो था ना ये क्रम चलता गया। मैं छप्पन में टीचर बना,
76 में मैं कॉलेज में आ गया। जब मैं कॉलेज में आ गया तो मुझे मौका मिला अलग अलग विश्वविद्यालय में जाने में। वहाँ पर मुझे लगने लगा कि जहाँ पर भी मैं गया तो वहाँ ज़्यादा कार्य जो था वो ये क्षेत्रीय संस्कृति पर, इतिहास पर, धरोहरों पर हो रहा था। मैं भारतीय दार्शनिक जो विश्वविद्यालय में गया तो उन्होंने मुझे तमिलनाडु के मंदिर दिखाए। अच्छा। तो मैं मंदिरों की किताब वहाँ से लेकर आ गया। तो मैंने यहाँ आकर के डुग्गर के मंदिर पुस्तक लिख दी। मैं राजस्थान में गया, उन्होंने मुझे वहाँ पर अपने किले दिखाए तो मैंने डुग्गर के दुर्ग पुस्तक लिख दी। दोबारा गया तो उन्होंने वीरांगनाओं पर पुस्तकें दिखाएं तो मैंने डुग्गर की ऐतिहासिक नारियाँ पुस्तक लिख दी। मैं मगध विश्वविद्यालय में गया, वहाँ पर बुद्ध मत पर सेमिनार हुआ तो मैंने डुग्गर के बुद्ध मत पर लिख दिया। मैं पटियाला में गया, वहाँ पर सूफीज़म पर हुआ तो मैंने डुग्गर के दरवेश पुस्तक लिख दी। इसी तरह से भाषा विज्ञान पर हुआ तो मैंने डुग्गर का भाषाई परिचय लिख दिया। जल धरोहरों पर हुआ तो मैंने डुग्गर की बावलियाँ, डुग्गर की नदियाँ, डुग्गर के तालाब, डुग्गर के शहर, इन पर मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो इतना इंफॉर्मेशन बेस्ड बुक्स जब आपने लिखनी शुरू करी जी, तो इसके लिए आपको पूरा JNK घूमना भी तो पड़ा होगा ना? बहुत ज़्यादा। उसका कारण ये था, एक तो जब मैं अध्यापक भी रहा तो मैं एक स्थान पर नहीं रहा। अच्छा। हीरानगर में, फिर मैं चिनैनी में आया। अच्छा। फिर मैं रियासी में गया, फिर मैं चिड़ाई में था, टिकरी में था, स्थान। तब भी मुझे घूमने का बहुत शौक था। जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में मैं एक स्थान पर नहीं रहा। पहले मैं कठुआ में था तो मैंने जिला कठुआ देख लिया। मैं उधमपुर में था, मैंने जिला उधमपुर देख लिया। मैं जम्मू में था, मैंने जम्मू का गांव देख लिया। जहाँ जहाँ पर मेरा स्थानांतरित होता गया मैं घूमता फिरता रहा। फिर इसी तरह से मैंने ये पाउडर की तरफ गया तो पाउडर के वहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया। किश्तवाड़ में गया तो किश्तवाड़ की संस्कृति का अध्ययन किया। राजौरी पुंछ में गया तो वहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया। सबसे ज़्यादा लाभ जो मुझे पहुँचा मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में था। वहाँ पर क्या था, पूरे ये जम्मू प्रांत के शिक्षक जो थे ना वो वहाँ पर प्रशिक्षण लेने आते थे। मैं BEd कॉलेज में था। मैं कभी मेंढर के लोगों को बुला लेता, कभी राजौरी के, कभी पुंछ के, कभी पाउडर के, कभी बनिहाल के, कि बताओ आपके तहसील में दरिया कौन से बहते हैं, नदियाँ कौन सी हैं, मंदिर कहाँ हैं, गुरुद्वारे कहाँ हैं, किले कहाँ हैं। इससे ये हुआ कि मुझे प्रारंभिक सूचनाएं जो थी ना वो कॉलेज रहते मिल गई। और फिर जब मुझे मौका मिलता तो मैं चल पड़ता। तो जब मेरी सेवा निवृत्ति हुई 1995 के बाद तो मुझे और अवसर मिल गया तो मैं गांव में घूमने लगा। तो अब तक 27 वर्ष हो गए हैं मुझे सेवानिवृत्त हुए। तो 27 वर्ष से मैं गांव में घूम रहा हूँ। पहले भी घूमता था, लेकिन पहले तो रोड्स नहीं होती थी तो आप कैसे पहुँचते थे? नहीं, ये एक तो ये था, मेरा जन्म गांव में हुआ। तो गांव में होने से क्या होगा कि मुझे ड्यूटी जो थी, मेरी नौकरी भी होती ना, वो 5-7 किलोमीटर आगे पीछे होती थी। जैसे मेरा जन्म घर मेरा पैंथल में था, ड्यूटी मेरी टिकरी में थी, तो मुझे 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना, ये तो मेरा था। अगर चिड़ाई में था तो वो भी 5 किलोमीटर आना जाना। इससे जो हुआ कि मुझे कठिनाई नहीं आई। मैंने बड़े बड़े पहाड़ जो थे ना, ये अगर मैं बासुकी कुंड गया तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे, मुझे कुछ थकावट नहीं हुई। लद्दाख में गया, हाँ जी, पैदल गए। नहीं, वासुकी कुंड किधर है? वासुकी कुंड भद्रवाह की तरफ है। हाँ जी, वहाँ पर भी हम पहाड़ी चढ़ते गए। मैं लद्दाख में रहा तो वहाँ पर भी हम पहाड़ी चढ़ते रहे। मैं धारचूला में था तो वहाँ पर ओम पर्वत जो था, वो देखने में चला गया। जिसकी यात्रा करने आज रोड से जाते हैं। रोड जाते हैं। अब क्या था कि मुझे पहाड़ों के पहाड़ चढ़ने का मौका मिला। मैं तो दूर रहा, मेरी तो बात नहीं है। मेरी पत्नी जो एक शहर की है, इसलिए मेरे साथ कई पहाड़ी यात्राएं की हैं। अब ये कहती है कि इन जगहों का आपको पता कैसे था? तो ये भी बहुत से पहाड़ी यात्राओं पर गई हैं। अच्छा। तो मुझे स्थानीय भाषाएं आती थी। गुज्जरों के साथ मैं गोजरी में बात कर देता था, गद्दियों के साथ मैं गादी के में कर जाता था, पुंछ वालों के साथ मैं उनकी पहाड़ी में बात कर लेता था। मुझे वो सारे अपने लगते थे। धन्ना मंडी में थे, रात पड़ गई, गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो एक मुसलमान आया, उसने कहा आप कहाँ के? मैंने कहा उधमपुर के हैं। कहाँ रहोगे? मैंने कहा डागरा है। डागरा तो आर्मी का है। आप कहाँ रहोगे? मैंने कहा देखता हूँ। मैं शाहबाज है, उसका घर बहुत दूर है, आप हमारे घर चलो। वो मुसलमान था, जी अमीर था, मुझे भी ले गया, अपनी पत्नी को भी ले गया।
मेरी पत्नी को भी ले गया, अपने घर में उसने रखा। इस तरह से कई मुसलमानों ने के घरों में मुझे रहने का मौका मिला। ये हम लाठी में गए तो वहाँ पर भी मुसलमानों के घर थे, तो उन्होंने हमारे रहने का इंतज़ाम किया। किश्तवाड़ में गए थे, वहाँ पर भी मुसलमानों ने इंतज़ाम किया। ये नहीं लगा कि हम किसी दूसरी जगह पर आ गए हैं या ये लोग जो है जो दूसरे मज़हब के हैं, धर्म के हैं। तो उन्होंने चारों ने हमें पूरा का पूरा समर्थन दिया, साथ दिया, हमारे साथ गए, घूमे फिरे, तो खोज करने में इतनी मुझे दिक्कत नहीं आई। अब हम उधमपुर में बैठे हैं और मैं एज अ ट्रैवलर इस जगह को भी एक्सप्लोर करना मैंने शुरू करा है। आप उधमपुर में एज अ बाहर की अगर जैसे मैं आई हूँ तो आप मुझे कैसे गाइड करोगे कि उधमपुर में उसकी कहानियों से कैसे मुझे आप गाइड करना चाहोगे? ये जो उधमपुर जो है ना, ये मध्य शिवालिक में है, भूगोल है। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। अच्छा। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें इसकी नदियों का नाम आया है। अस्कनी नदी है जिसको हम चंद्रभागा कहते हैं। जी, अंजसी है, ये उधमपुर के पहाड़ियों में बहती है। कुड़सी है जिसको हम कलसनाला कहते हैं। वीरपत्नी नदी है, वो पत्नीटॉप के नीचे बहती है। जहाँ की जो जातियाँ हैं उनका वर्णन हुआ है, जैसे नादे जाती है, के जाती है। नादे को हम नदियाला कहते हैं। यहाँ पर आकर के ऋषि मुनियों ने तप किया है, तपस्या की है, और जो उन्होंने लिखा है जहाँ के परिवेश को देख करके लिखा है। जहाँ की जो गुफाएं हैं, आपको कुछ ऐसी गुफाएं लगेंगी जो विचित्र हैं, और जहाँ पर आकर के उन्होंने तप तपस्याएँ की हैं। तो इस तरह से क्या है कि जब आप उधमपुर में आते हैं, आप जो चाहते हैं कि मैं जिला उधमपुर का भ्रमण करूं, तो सबसे पहले आपको क्रीमची के मंदिर देखने चाहिए। क्रीमची के मंदिर, जब भी माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में कोई सम्मेलन होता था, मैं उन विद्वानों को क्रीमची मंदिर देखने के लिए ले आता था। वो मंदिर समूह जो है ना, कोई कहता है वो, कोई उसकी तुलना उड़ीसा के कोणार्क के मंदिर से करता है, कोई उसकी तुलना जो है ना ये लिंगराज मंदिरों से करता है। अद्भुत और विलक्षण मंदिर है, जो भी उनको देखता है दंग रह जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि उधमपुर से 6 किलोमीटर दूर जलंधर माता का मंदिर है, डुगर का खुजराहो कहता हूँ। वहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ थी जो अब हटा ली गई हैं। उसकी बिल्कुल अद्भुत शैली है। अगर आप जहाँ से निकलेंगे सूर्य महादेव जाएंगे, सूर्य महादेव में जाकर के वो तो एक बहुत प्राचीन तीर्थ है। वहाँ पर आपको ब्राह्मी में अभिलेख मिलेंगे जिसमें गणपति नाग का नाम उत्कीर्ण है। गणपति नाग जो था वो 4वीं शताब्दी में हुआ, स्कंदगुप्त ने उसको हराया था युद्ध में। उसका उल्लेख जो है वो बाड़ा हाट में भी मिलता है, गुप्तेश्वर में मिलता है, इलाहाबाद के शिलालेखों में भी मिलता है। उसका बेटा जो था वो गोहनाग था, उसका मंदिर पत्नीटॉप के साथ आ जाता है। तो इस तरह से जब आप जहाँ आएंगे, उधमपुर को देखेंगे, पत्नीटॉप जाएंगे तो आप बिल्कुल विस्मित रह जाएंगे। जहाँ के साथ ही मानसर झील है, उसको देख करके आप और दंग रह जाएंगे। सुनसर झील देखने जाएंगे, वहाँ पर इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ था। उसके लिए कहते हैं कि उसने क्या किया था कि बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। वहाँ अब भी निशानियाँ पड़ी हैं। जहाँ पर क्या है कि आपको नाग संस्कृति के भी अवशेष मिलेंगे, और पास ही एक चंद्रभागा के तट के साथ ही नगोती स्थान है। 31 गाँव वह नागों के हैं। जहाँ से थोड़ी दूर आप पंचारी की तरफ जाएंगे, दंग रह जाएंगे। वहाँ पर अब भी एक बदोता गाँव है, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। अब भी अपने नाम के साथ, जी अब भी अपने नाम के साथ वो बौद्ध होकर कहते हैं कि पहले उनका जहाँ पर राज्य रहा है। जी हाँ, उधमपुर में कौन सा गांव है ये बदोता पंचारी से आगे है। जगाणु में चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको विलक्षण गुफाएं लगेंगी। उधमपुर में जब आप आते हैं, ये सामने पहाड़ी है, गंगेड़ा पहाड़ी है। इसमें 5 जल की धाराएं हैं। तो 2 धाराएं तभी के साथ मिलती हैं, 3 धाराएं देवका के साथ मिलती हैं। देवका वर्णन जो है ना, ये 5-6 उपनिषदों में हुआ है। इसको गंगा की बड़ी बहन कहा गया है। जहाँ से देवका निकलती है, वहाँ पर क्या है कि एक उसको राजा की बावड़ी कहते हैं। साथ ही उसके एक बहुत बड़ा नरसिंह मंदिर है, जहाँ नरसिंह मंदिर बहुत अधिक हैं। आप रामनगर में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, स्थान स्थान पर आपको नरसिंह
पूजक जो है ना वो मिलेंगे। इसी तरह से आपको देवका के तट पर सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में नैनसू का मंदिर देखिए आप, जहाँ पर रानी का मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है, उसको आप देख सकते हैं। उधमपुर का पूरी की पूरी धरती जो है ना, ये अति पावन धरती है, जहाँ आकर के आपको बहुत ही एक विलक्षण अनुभव होंगे। ये देखेंगे आप कि जहाँ पर वैदिक संस्कृति के अवशेष भी हमें और दिखाई अभी तो देते हैं। हम ये जम्मू की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जी। और जब मैं जम्मू में बैठी थी मुझसे किसी ने बोला था कि जम्मू एक ऐसी जगह है, मैं पूरे जेएनके की बात नहीं कर रही, मैं ठीक। खाली जम्मू की बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे वेदास की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे आके वेदा लिखे गए जी, थे। हाँ। तो ये वो धरती है जो शायद आज की डेट में पूरा भारत शायद भूल गया है, और बहुत नेग्लेक्टेड है एज एन एरिया, बट ये वो धरती है जहाँ से वेदास निकले हैं। बिल्कुल। आप इसको कैसे इलैबोरेट ये करोगे? ऐसा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ना, उन्होंने भी और भी कई लोगों ने, इधर क्या हो गया कि किश्तवाड़ में वटस्थल जैसी गुफाएं हैं, वहाँ पर क्या है कि गुफाओं के भीतर चित्रकारी हुई है, शिलालेख भी है। वो शिलालेख अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, कितने वो पुराने हैं हम कह नहीं सकते हैं। एक जगह है रिनकवास, उनके विषय में कहा जाता है वहाँ पर ऋषियों ने वास किया हुआ है। जमद अग्नि का आश्रम जो है वो इधर है हीरानगर में, अब भी वहाँ पर है। और वो वहाँ पर विश्वामित्र का आश्रम, विश्वेश्वर उसके नाम पर नदी बहती है। अच्छा। तो ये उसको हम बसंत नदी कहते हैं, उसका आश्रम अब भी है। ये जो कई ऋषि मुनि जो हैं, कश्यप ऋषि के नाम पर ये किश्तवाड़ का नाम जो है ना, ये इसमें पड़ा हुआ है। इस तरह से हम जो देखते हैं रामबाण है, उसमें मांद्रे जगह है, तो वहाँ पर दूसरे ऋषि श्रृंग ऋषि थे। बहुत से ऋषियों के स्थान जो है ना जम्मू में है, उनके आश्रम है, और इस पर मंगलदास डोगरा उन्होंने काम किया है। हमारे पास एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका नाम अशोक शर्मा है, उन्होंने ग्लिम्स ऑफ डोगरा हिस्ट्री एंड कल्चर लिखी है, और वो मेरे साथ ही बैठे हैं। और इनकी अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा डोगरा इतिहास, संस्कृति के बारे में ज्ञान हो जाएगा। ओके। उधमपुर से जैसे कलाड़ी कुलचा आया, कलाड़ी आई है, तो ऐसे उधमपुर ने क्या क्या पूरी इंडिया को ऐसे क्या तोहफे दिए हैं? जैसे कलाड़ी दिया है, भदरवा ने राजमा दिया है, तो उस ऐसे क्या क्या चीज़ें और इंडिया को मिली है इस एरिया से? इसमें उधमपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, इसमें क्या तो गुच्छियाँ होती हैं, प्राकृतिक वो सब्जी है, और वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। गुच्ची मशरूम। हाँ, मशरूम, कलाड़ी जो है ये जहाँ का भी विशेष व्यंजन होता है। जब भी कोई अतिथि आता है, रिश्तेदार आता है, तो खाने के लिए उसको कलाड़ी दी जाती है। इसी तरह से जहाँ का घी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जहाँ की मक्की अति स्वादिष्ट होती है, मक्की का आटा जो होता है ना सुगात के तौर पर दिया जाता है। और यहाँ के लोक संगीत के बारे में, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ का जो फेमस हो? जैसे जी, असल में क्या है कि जो उधमपुर है ये लोक संगीत का गढ़ है। अच्छा। हाँ जी, इधर जितनी भी विधाएं हैं संगीत की, लोक संगीत की, वो उधमपुर से ही कोई एक बहुत प्रसिद्ध नाच है जिसको हम कुड नाच कहते हैं। कुड नाच? हाँ, कुड नाच पहाड़ों में वो नाचा जाता है, और पूरे भारत में वो नर्तक जाते हैं, कुड नाच नाचते हैं। अच्छा। गीतड़ू एक यहाँ का विशेष संगीत है। दुमालू राम, आज जिसको अभी अभी पद्मश्री मिला है, जी। वो गीतड़ू नर्तक है। वो सामूहिक तौर पर वो बजाते हैं। और जहाँ के जो विशेष साज हैं, ढोलकी होती है, छैने होते हैं, तबला होता है, ये और भी बहुत सी चीज़ें का वो प्रयोग करते हैं। तो मस्त होकर के नाचते हैं, महिलाएं भी नाच में हिस्सा लेती हैं। और वातावरण जो होता है ना वो संगीत में हो जाता है। जब जहाँ पर कोई संगीत का समारोह, जितने पर्व त्योहार होते हैं उनमें संगीत का विशेष कार्यक्रम होता है। सिंस मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मैं आपको जम्मू की हर एक डिस्ट्रिक्ट से लेके जाऊँगी। अब हम उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं जम्मू सिटी पर आती हूँ। तो जम्मू सिटी से जो पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी जगह लगी, मेरी पसंदीदा जगह, मुझे मुबारक मंडी लगी। तो आपका मुबारक मंडी पे क्या विषय है, और जिस हालात में वो आज पड़ी हुई है वो बड़ी दुख की बात है? असल में क्या था कि जम्मू में सबसे पुराना जो जहाँ राजमहल थे उसको पुरानी मंडी कहते थे। राजा ध्रुव देव के समय में उसको ये लगने लगा जो स्थान काफ़ी नहीं है, उसने तवी के तट के साथ एक जगह ढूंढी, उसको नाम रखा मुबारक मंडी। पहले महल छोटे थे और एक तलिए थे। बाद में ये महल जो था महाराजा गुलाब सिंह के समय, रणवीर के सिंह के समय, ये 2 तलिए, 3 तलिए,
5 तलिए बने। इसमें क्या था कि विदेश विभाग भी था। अगर रणवीर सिंह के 3 बेटे थे, उनके अलग अलग 3 महल बनाए गए थे। इस तरह से कार्यालय जो थे वो भी मुबारक मंडी के भीतर ही रखे जाते थे और उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाता था। तो डोगरा रानी, किंगडम हाँ जी, के अलग-अलग राजाओं ने इसको राजाओं के बढ़ा किया दिया। जाता था। फिर जो था, जो रानियाँ थीं, रानी चाड़क थी, उसके लिए वो महाराजा प्रताप सिंह की पत्नी थी, उसके लिए रानी चाड़क का महल अलग बनाया गया। राम सिंह था, उसके लिए अलग महल बना। उनके अगर 5-6 रानियाँ थीं या 3 रानियाँ थीं, वो अलग अलग महलों में रहती थीं। अब आवश्यकता को ध्यान में रख करके मुबारक मंडी का जो था वो विकास किया गया। लेकिन हरि सिंह ने, जहाँ उसका जो पिता था, उसने अमर महल स्थापित किया। फिर अमर महल के साथ साथ ही और महलों का निर्माण हुआ। अमर महल को, जिसको हम हरि निवास के नाम से भी जी जानते हैं। हाँ, नहीं, हरि निवास जो है ना वो हरि सिंह का है। अच्छा। अमर महल जो है वो राजा अमर सिंह का, वो महाराजा हरि सिंह का बाप था। ठीक है। जी हाँ, दोनों साथ साथ ही हैं शायद। हाँ, बाप और बेटे के महल साथ 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 साथ। अमर महल है, उसको अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। मुबारक मंडी की जो हालत है आज की डेट में, जी, आपको लगता है जम्मू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज खो दी है? ठीक। गुलचैन सिंह चाड़क हैं, डोगरा सदर सभा के, उन्होंने इसको इस पुनरुद्धार के लिए बहुत सी आवाज़ उठाई है। काफ़ी उधार हुआ भी है, अभी हो भी रहा है। रुपया तो आया, लेकिन वो एक खास भवनों के लिए ही लगा। अभी पूरा का पूरा जो है ना वो विकास नहीं हुआ है। खंडर बन रहा है और इसको नहीं संभाला गया तो ये जो हमारे अमूल्य धरोहर है ना, ये मिट्टी में मिल सकती है। चलिए देखते हैं कब तक वो बन जाए और कब वो टूरिस्ट के लिए ओपन हो। उसके बाद हम चलते हैं परमंडल। परमंडल मेरा खुद जाने का बहुत मन था, क्योंकि उसे छोटा काशी भी बोला जाता है। तो आप परमंडल के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक, कि यही देव का जो है ना, ये परमंडल में भी प्रकट होती है। उसमें क्या है कि नदी जो है ना वो धरती के नीचे बहती है, गुप्त गंगा। गुप्त है। और रेत जो है ना, जब आप रेत को उठाएंगे तो ये लगेगा रेत गीली है। अगर आप रेत को हटाएंगे तो वहाँ पानी का गड्ढा बन जाएगा। और उसके किनारे पर लगभग कोई 21 मंदिर हैं। कामेश्वर मंदिर तो बहुत बड़ा है, और इंद्रेश्वर मंदिर जो है वहाँ से कोई 2 किलोमीटर ऊपर है। पहाड़ी चढ़ कर के जाना पड़ता है। वहाँ पर क्या है कि एक लेटवन चट्टान है। उस लेटवन चट्टान के साथ 4 गुफाएं बनी हैं। मेरी पत्नी भी वहाँ गई है। और गुफा के बाद गुफा, गुफा के बाद गुफा, यानी कि एक गुफा के बाद फिर छोटी गुफा, उसके बाद छोटी। ऐसा लगता है वो साधना स्थल ही है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बौद्धकालीन है या उससे बाद की बनी हुई हैं, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत गुफाएं हैं। इसी तरह से हम जो देखते हैं कि देवका नदी कहीं बहुत संकीर्ण हो जाती है, कहीं खुली हो जाती है। उसके साथ साथ की गुफाएं हैं। उन्हीं गुफाओं के साथ साथ आगे जब हम बढ़ते हैं तो देवका के तट पर संस्कृत के महाविद्यालय जो थे ना वो बने थे। डोगरा काल में भी बने थे, डोगरा काल से पहले भी वहाँ पर थे। वो जम्मू में, जिसको हम काशी कहते हैं, वो देवका ही थी। जितने बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, उनको देवका पुरमंडल में ही भेजा जाता था। तभी मैंने शायद गूगल पे पढ़ा था कि इसको सेंटर ऑफ लर्निंग बोला जाता है। और जहाँ तक ये था, जो पद्मा सचदेव हैं जिनको पद्मश्री भी मिला है, वो भी परमंडल की हैं। उनके पिता देवराज बड़ू थे, वो भी परमंडल के हैं, वो प्रोफेसर थे। बहुत से लोगों ने परमंडल पर काम भी किया है, शोध कार्य भी किया है। परमंडल सचमुच देखने में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण स्थान है। अब हम आते हैं रियासी पर, जहाँ से आप खुद हैं। तो रियासी एक ऐसी जगह है जम्मू में जहाँ पे जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही 1 लाख टूरिस्ट वहाँ पे प्रतिवर्ष आ जाता है अपने आप ही। तो आप रियासी के बारे में कुछ बताएंगे? जी, रियासी में जब आप जाएंगे ना, ये एक, पहले तो यह जो खास रियासी है वो तो जिला का मुख्यालय है। वहाँ पर आप जब देखेंगे एक किला है। अच्छा। उस किले को भीमगढ़ दुर्ग कहते हैं। अब ये माना जाता है कि राय तरंगणी में जो कलर ने लिखी है उसमें 2 चरित्र आते हैं। एक का नाम है भीमदेव, एक का नाम है अर्जुन देव। उन्होंने वहाँ पर कोहराम मचाया था कश्मीर में। उसके राजा ने उनको निकाल दिया। अच्छा। तो वो वहाँ से
पीर पंचाल पर्वत को पार करके रियासी की ओर आ गए और जहाँ आकर के उन्होंने अपना एक राजथड़ा स्थापित किया जिसको भीमगढ़ कहा जाता था। अच्छा। और जहाँ पर उसने अपना एक राज्य स्थापित किया और राज्य वो बढ़ाता बढ़ाता उधमपुर के पहाड़ी तक भी पहुँच गया और उसको वो इतना एक सफल राजा साबित हुआ कि अब उसको एक देवता के रूप में पूजा जाता है। वहाँ पर अर्जुन देव और भीमदेव की प्रतिमाएं भी हैं किले के अंदर। जब आप किला देखेंगे आप विस्मित रह जाएंगे। फिर जब आप पौड़ी की तरफ जाएंगे वहाँ पर आपको शिवखोड़ी तीर्थ दिखाई देगा। शिवखोड़ी सबसे विलक्षण तीर्थ है। शिवखोड़ी की जब आप रास्ते में देखेंगे ठंडा पानी की पहाड़ियाँ आएंगी। ठंडा पानी की पहाड़ियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े दुर्ग हैं, पुराने मंदिर हैं और उन मंदिरों की शिलाएँ जो थीं वो मैंने नालंदा की शिलाओं जैसी देखी। मुझे लगने लगा हो ना हो कहीं जहाँ पर बौद्ध स्थल ना रहे हो। पहाड़ियों के ऊपर जो दुर्ग बने हैं वो काले पत्थर के बने हैं, वो पत्थर आगे पीछे नहीं मिलता है। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये लगेगा आपको कि वहाँ पर भी देवक है, वहाँ पर भी लोग बहुत आते जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि माता वैष्णो देवी का जो पावन स्थान है वो रियासी में ही आ जाता है। देवी पिंडी का वो पैंथल में आ जाता है। चंद्रभागा नदी बहती है तो बहुत ही है। मंगलदास डोगरा ने एक पुस्तक लिखी है कि रियासी के अंतर्गत एक लड़ाई में ये सिकंदर को स्थानीय लोगों ने घेरा था और उसको चोट पहुंचाई थी। तो रियासी बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और इसकी सीमाएं जो हैं वो कश्मीर से मिलती जुलती हैं। तो इस तरह से ये हर दृष्टि से मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसकी बसौली पेंटिंग मुझे बड़ा ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जाया जाता है। वहाँ पर एक भूप नगरी है, नगरी प्रोल उसको कहते हैं। वहाँ पर बाला सुंदरी का मंदिर है और देखने के योग्य है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तीर्थ है उसको नगरी पड़ोल कहते हैं, उसी को भूप नगरी कहते हैं। कहते हैं कि पुराना राज वहीं पर स्थापित हुआ था जो सूर्यवंशी राजे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि फिर आप रावी की तरफ आ जाते हैं, फिर बसोली की तरफ से चले जाते हैं। बसोली की पेंटिंग जो है ना वो बहुत प्रसिद्ध है, जिनको जीआई टैग भी मिला जी हाँ जी हाँ बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या है कि बसोली से आगे जब आप बढ़ेंगे आप भंडी की तरफ आ जाएंगे। भंडी में आपको बहुत से प्राकृतिक परिदृश्य दिखाई देंगे, कई झीलें हैं वहाँ पर। तो सेवा नदी बहती है वो भी अति सुंदर है। कण्व ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। फिर आप बसोली से बुलावर आ जाते हैं तो बुलावर में सबसे पुराना एक बिलेश्वर भगवान का मंदिर है, वो भी बहुत अति सुंदर मंदिर है। फिर उसके बाद आप सुब्राला माता चले जाते हैं, वो भी अति सुंदर है। निर्मल सिंह जो हैं जो जहाँ के डिप्टी CM रहे हैं वो भी बसोली और बुलावर के पास हैं। रास्ते में जो सांस्कृतिक मार्ग था उसमें कई तालाब थे, कई सराएँ थी, कई भवन थे। महानपुर है तो वहाँ पर देवी का मंदिर है, वो भी अति सुंदर है। तो इस तरह से ये जो स्थान जो है ना ये बहुत ही आपको सुंदर और विलक्षण दिखाई देंगे। उसी मार्ग पर आपको रामकोट दिखाई देगा, उसी मार्ग पर आपको पुराना बब्बापुर दिखाई देगा। तो सर अब हम पुंछ और राजौरी की तरफ आते हैं जहाँ पर जिसका जो पार्ट अभी पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल में है जिसको हम POK बोलते हैं, उस बात के लिए भी मुझे जम्मू के किसी व्यक्ति ने बोला था कि ये एक्चुअली POK नहीं होना चाहिए, POJK होना चाहिए, क्योंकि इसमें कश्मीर का तो कम भाग है लेकिन जम्मू का भाग ज़्यादा है। आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। पुंछ का इतिहास हमें बहुत पुराना मिलता है। एक तो यह आता है लोहर नाग हुआ एक, उसने सबसे पहले वहाँ अपना राज्य स्थापित किया और लोहर कोट वहाँ पर अब भी है और वहाँ पर अवशेष पड़े हुए हैं। फिर खसों का राज रहा, सिंह राज वहाँ का राजा था, उसकी बेटी दीदा थी जिसकी शादी जो है ना वो कश्मीर में हुई। वहाँ पर सबसे अति प्रसिद्ध स्थान जो है ना बूढ़े अमरनाथ है और वहाँ पर अब भी हज़ारों की संख्या में जाते हैं। और ये जो पुरनोतस नदी जो है वहाँ पर बहती है और ऋषि जो पुल थे वहाँ पर उनका आश्रम भी है। पुंछ का थोड़ा सा हिस्सा जिसको हम तहसील बाग कहते हैं वो पाकिस्तान के अधिकार में है। उसमें अब भी वहाँ पर है। अब वो हिस्सा जो है वहाँ के जो लोग हैं
उनसे कई लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, खुश नहीं हैं, वो भारत में आना चाहते हैं और आते जाते हैं। कई लोग जो पुंछ के वहाँ आज़ाद कश्मीर में, जिसको कहते हैं कि गुलाम कश्मीर हम कहते हैं, जो पाकिस्तान के अधीन है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ ये जो पुराने पीढ़ी के लोग जो है ना, वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। अच्छा, वो उनकी जड़ें जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। अगर आप वहाँ के जो राजपूत हैं, मुस्लिम राजपूत हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि हम राजपूत हैं। अपने आप को जो मुसलमान नहीं कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। आप कौन है? जो हम यार राजपूत हैं, हम ये राजपूत हैं। तो वहाँ के लोगों में एक मुझे ये लगा कि एक जीवन शैली जो है ना वो भारत के साथ जुड़ी हुई है। उनकी अपनी भाषा है, अपनी पहाड़ी भाषा है। तो जो वहाँ के गुज्जर हैं वो अपने आप को वतन परस्त कहते हैं। या हाँ, और वहाँ एक बेगम हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मिलिटेंटों को पकड़ाया था भारत से, उसको राज शरीफ दिया गया था, पद्मश्री मिला था, उसको पद मिला था। वो मुसलमान ही थे। वो वहाँ की बेगम है? हाँ, वहाँ की बेगम है, रजौरी की बेगम। तो उनको यहाँ पे पद्मश्री मिला था? हाँ, भारत नहीं है भारत की, लेकिन जब मिलिटेंट हमारे सीमा के को क्रॉस करके आए, हाँ, तो फिर उसने आर्मी को बताया कि जहाँ मिलिटेंट आ गए हैं, इनको पकड़ो। तो पुंछ की है वो? हाँ, रजौरी पुंछ की, रजौरी पुंछ की। तो ऐसे रजौरी पुंछ में थाना मंडी स्थान है, वो भी बहुत पुराना है। वहाँ से ही सड़क जो है ये कश्मीर को जाती है। वहाँ पर ज़ियारत गाहें हैं, उन ज़ियारत गाहों में भी लोग जाते हैं। वहाँ पहले जिराल जाति के राजपूत रहते थे, फिर बाद में वो मुसलमान भी बन गए। और इसी तरह से जो इलाका जो है ना रजौरी और पुंछ का, वो पूर्णतः भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और वो भारतीय, अपने आप को भारतीय कहते हैं। वहाँ ये पृथकतावादियों का मुझे जो लगता है कि कोई स्थान नहीं है, ना वहाँ के लोग उनको पसंद करते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मुझे, और मुझे इसके बारे में थोड़ा कम ज्ञान था, बट अभी थोड़ा मैं ज़्यादा अवेयर हो गई हूँ। तो सर, जब आपको पद्मश्री से सम्मानित करा गया, जब हेडलाइंस आई, जो मैंने गूगल पे देखा, लिखा हुआ था कि JNK's प्रोफेसर रिसीव्ड पद्मश्री। तो जब जम्मू में कुछ मेजर होता है तो हम JNK लिखते हैं, जब कश्मीर में कुछ ऐसा बड़ी बात होती है तो हम कश्मीर लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमेशा से जम्मू को साइडलाइन करा जाता है, चीज़ों में नेग्लेक्ट करा जाता है? हम कई बार JNK बोलते हैं और कई बार हम कुछ चीज़ों के लिए कश्मीर बोलते हैं, जम्मू हम खाली शायद बहुत कम बोलते हैं। जी, मेरे विषय में भी ऐसे कहा गया था। जब मेरा आया तो उसमें मुझे यही बताएगा, क्योंकि एक तो बात ये थी, मैंने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं वो मैंने डुगर प्रदेश पर लिखी हैं। जैसे डुगर का इतिहास, डुगर के देवस्थान, डुगर का बादशाही परिचय, डुगर के अमर स्नाने, डुगर के स्मारक, डुगर की नदियाँ। तो ये मैंने डुगर प्रदेश को ही अपनी पुस्तकों में हाईलाइट करने का प्रयास किया है। पूरे डुगर प्रदेश की संस्कृति को, इतिहास को, धरोहरों को, जहाँ की जीवन शैली को मैंने उभारा है। तो लोग मुझे यही मानते हैं कि ये कई मुझे कहते हैं जे शान डुगर है, या इसने डुगर को अभिव्यक्त किया है, या ये डुगर का प्रतिनिधित्व करता है, डुगर को उभारा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, कोई बुराई नहीं है। जी। अगर मुझे ये कहा जाता है कि डुगर संस्कृति पर ही लिखता है, ये सच भी है। हाँ जी, ठीक भी है, ठीक, गलत क्या मैंने लिखा भी है इसमें। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज की पीढ़ी देखना चाहती है, सुनना चाहती है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहती, ऐसा कुछ आपने बोला था। और किसी चीज़ को समझना है तो उसको शब्द रूप में समझना पड़ेगा। शब्द का मतलब मैं समझती नहीं हूँ, लेकिन आपने जो भी बोला था, तो क्या आप जम्मू को, अगर कोई उसको सुने नहीं या उसको कोई देखे नहीं, लेकिन आपकी भाषा में उसको कोई शब्द रूप में समझना चाहे, तो आप उसको कैसे समझाओगे? ज्ञान अर्जन के 3 माध्यम हैं। एक तो यह आता है कि आप पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा। दूसरा यह है कि आप भ्रमण कीजिए, भ्रमण करने से आपको यथार्थ ज्ञान होगा। तीसरा ये होता है कि आप सत्संग यानी सेमिनार अटेंड कीजिए, सेमिनारों में बैठेंगे, परिचर्चाएं सुनेंगे, तो आपको ज्ञान होगा। नई पीढ़ी है ना, वो पुस्तकों से कुछ हट रही है। जिस तरह से हम लोग पुस्तकें पढ़ते थे, मैं कम से कम वर्ष में 100-150 किताबें पढ़ा करता था।
अब जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर रजिस्टर देखते हैं, बहुत कम प्रोफेसर दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं जिनके खाते में 40-50 किताबें हों या 20-25, वही किताबें पढ़ते हैं जो पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। पाठ्यक्रम के साथ जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं वो सीमित ज्ञान है। ज्ञान अर्जन के लिए तीनों बातें जरूरी हैं कि हम अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें, अधिक से अधिक भ्रमण करें और अधिक से अधिक सेमिनार अटेंड करें। कोई बाहर का इंसान है, वो जम्मू को देख नहीं पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है जम्मू में, जम्मू के बारे में शायद पढ़ भी नहीं पा रहा, तो आप उसको जम्मू के बारे में 3-4 लाइनों में जम्मू के बारे में उसको कैसे समझाओगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, जब आप जम्मू में आते हैं तो होना ये चाहिए, मैं जिन जिन प्रदेशों में गया, जब मैं रेलवे स्टेशन में आता था, मुझे गाइड बुक दी जाती थी कि आप जहाँ उड़ीसा में दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, तमिलनाडु में दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं। यहाँ इस तरह की गाइड जो है ना, अभी तक नहीं बनी जिसकी ज़रूरत है। जब कोई आदमी रेलवे स्टेशन में पहुँचे और उसको कहा जाता है कि आप वैष्णो देवी जाइए, तो वो वैष्णो देवी चला जाता है, आगे उसे पता नहीं लगता है। मैं कटरा पहुँचता है, वो कहता है चलो शिवखोड़ी जाती हैं गाड़ी, आप शिवखोड़ी जाए या पत्नीटॉप जाएगा। उसने पूरा जम्मू देखा ही नहीं है। और जो हमारे पास भव्य मंदिर हैं क्रीमची के, मुझे नहीं लगता है इसको देखने की हज़ारों की संख्या में लोग आते होंगे। पूरे जम्मू को लोग देख नहीं पाए हैं। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएं, लोगों को जहाँ के मंदिर दिखाए जाएं, जहाँ के पुराने किले दिखाए जाएं, जहाँ के पुराने महल दिखाए जाएं, ताकि उनकी रुचि जो है ना इसकी तरफ बढ़े, वो भी इनको देखें। तो मेरे साथ अभी हैं अशोक शर्मा जी, जिन्होंने डोगरा कल्चर हेरिटेज पर काफ़ी काम करा है और उसके बारे में इन्होंने एक बुक भी लिखी है। मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड है, पहले आप लेक्चरर थे। जी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा, जो शायद सर ने भी नहीं बताया हो। क्रीमची टेम्पल्स जो है ये 7 मंदिरों का समूह है और ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये 8th-9th सेंचुरी में बने हुए हैं। ओके। तो ये डेडिकेटेड जो हैं ये भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं और जो है लॉर्ड्स हैं उनको डेडिकेटेड हैं। इनको पांडवा मंदिर भी कहा जाता है। डोगरा ज्वेलरी के बारे में, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी आइटम्स होती थी जो अब वैनिश हो गई हैं। डोगरा जो कल्चर से जो है हमारी बड़ी रिच कल्चर थी, तो उसमें ज्वेलरी भी एक आती थी। जैसे हमारे चक होते थे, चक एक डोगरा ऑर्नामेंट होता था जो सिर के ऊपर लगाते थे। लेडीज लगाती थी। तो ये वैसा ही ऑर्नामेंट है जैसे पंजाब में अभी लगाते हैं ना लेडीज लोग, पंजाब में भी लगाते हैं सर के ऊपर छोटा सा कुछ। वो पता नहीं मुझे पंजाब में कैसे लगाते थे, जैसे ये उल्टा कप शेप जैसा होता था। अच्छा। फिर हमारे यहाँ बुगदियों वाला हार होता था, एक बुगदियों वाला हार। तो अब शादियों में भी नहीं पहना जाता? अब वो शादियों में नहीं मिलता है, वो अब कम ही मिलता है वो पुराने लोगों। फिर हमारे जो अब पंजेबें होती हैं, मतलब वो कम हो गई हैं। हमारे कड़ियाँ होती थी, हमारा एक कैंठा होता था। कैंठा जो मेल भी पहनते थे, फीमेल भी पहनते थे। हमारा एक नंत होता था जो हमारे नाग पंचमी के ऊपर पहनते थे। नंत अब भी जो ओल्ड लेडीज है वो पहनती है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है तो वो इनसे दूर हो गई है, तो वो नहीं। तो अगर मैं किसी दूर के गांव में जाऊं तो क्या मुझे लेडीज वहां से पहने में मिलेंगी? मुझे लगता है मिलेगी आपको। जब आप पंचारी के दूर दराज इलाके में जाएंगे या आप बसंतगढ़ के दूर दराज इलाके में जाएंगे, तो वहाँ आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिलेगी, ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज, जो उनका कॉस्ट्यूम जो है वो भी मिलेंगे। तो जो सही कल्चर जो है हमारी, वो गाँव में ही है। अब यहाँ जो है जो जहाँ तो लुप्त होता गया है, कुछ लुप्त हो गया है, और जो है भी है वो भी करप्टेड फॉर्म में मिलेगा आपको। पूरे जम्मू में डोगरी भाषा ही बोली जाती है या फिर आपके गांव, अलग अलग गांव में अलग अलग डायलेक्ट बदल जाता है, ऐसा कुछ होता है? है तो डोगरी तो बोली जाती है, लेकिन डायलेक्ट जो है वो उसमें चेंज है, थोड़ी बहुत चेंज है। जैसे हमारे कोडी की जो डोगरी है वो थोड़ा सा फर्क है उसमें। जो हमारी पंचारी की डोगरी है उसमें टिंज अलग है। जो मतलब रामनगर की डोगरी है उसमें थोड़ा सा मतलब मामूली फर्क है, लेकिन है फर्क। उधमपुर है हमारा, इसको हम हब ऑफ डोगरा कल्चर कहते हैं। अच्छा। जितना कल्चर हमारे जैसे डोगरा प्रदेश में, उधमपुर में अब भी प्रचलन में है, इतना मुझे लगता नहीं कि कहीं भी हमारे जम्मू प्रोविंस में कहीं और होगा। तो मैरिज में हमारे क्या होता था कि जब शादी होती थी पहले, तो उस दिन क्या होता था कि बारात जो जाती थी वो लड़के के घर से वो लड़की के घर के लिए, तो वो बाराती जो थे वो वहीं ठहरते थे। अच्छा। लेडीज़ जो थी उनको अलाउड नहीं किया जाता था बारात में जाने के लिए। अच्छा। लेडीज़ जो थी वो घर में रहती थी। और वो एक डांस घर में करती थी, उसको हम जागरना कहते थे।
उनमें से बहुत सारी जो थी वो मतलब एज मेल ड्रेस अपा होती थी। अच्छा। और वो किसी मतलब मेल मेंबर को अलाउ नहीं करती थी वहाँ। तो वो अब बिल्कुल लुप्त हो गया है। एक टाइम था जब हमारा जो दूल्हा जो था वो बंगले के ऊपर, जैसे अब पालकी में जाते हैं, पैलेंक्विन में जाती है ना ये लड़कियाँ, बंगले के ऊपर जाते थे। अच्छा। वो खत्म हो गया है। उसके बाद क्या होता था कि जहाँ हमारे सिठड़ियाँ होती थी, सिठड़ियाँ क्या होती हैं कि जब बारात जाती थी तो जो लड़की की सहेलियाँ होती थी वो बारातियों को छेड़ती थी। अच्छा। तो उनको वो मतलब ऐसे राइम्स में वो बोलती थी और वो उनको छेड़ती थी, उनको वो सिठड़ियाँ होती। तो आजकल वो नहीं वो मिल रही, जैसे सिठड़ी होती थी, सारे बासमती दे चौल बंद एक भी नहीं हो हैं, जानी बुढ़िया दी आई दंद एक भी नहीं है कि हमारे बासमती के चावल हैं, उसमें जो पैडी है, पैडी का ग्रेन एक भी नहीं है। लेकिन जो बारात जो है वो बूढ़ों की आई है और एक बराती का भी दांत नहीं बचे हैं। तो मतलब उनको छेड़ती थी वो। तो वो चीज़ अब खत्म हो गई है। गुड होता था, ये जो जागरना मैंने कहा, हिरन डांस होता था, एक ढेकू डांस होता है जहाँ भद्रवाह में है, हमारा डोगरी डांस होता था, हमारे रिलीजियस डांस होते थे, जैसे गगैल होती थी, वो ख़त्म हो गए। दुख की बात है कि ये कल्चर अब लुप्त हो गया है। मैंने उसमें वो 14 चैप्टर्स हैं और 92 टॉपिक्स हैं। तो उसमें मैंने जो डोगरा हमारे हीरोज़ थे, फोक हीरोज़, उनका जिक्र किया है। जो डोगरा हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, फोक डेटीज़, उनका जिक्र किया है। जो डोगरा हमारे हिस्टोरिकल टाउन्स थे, जैसे चिनैनी था, चिनैनी का जिक्र किया है। चिनैनी में किला होता था 5 मंजिली, तो अब उसका नाम निशान भी नहीं है, लेकिन उसमें मैंने फ़ोटो डाला हुआ है। एक और आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द जम्मू रीजन, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे इलाकों में जा पाती हूँ, ऐसे इंस्पायरिंग लोगों से मिल पाती हूँ और अपने देश का एक वो हिस्सा बाहर निकाल के ला पाती हूँ जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसी और भारत से आती हुई अनकही कहानियों को सुनने के लिए बहुत सारी इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस आएंगी इस चैनल पे। अब मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। एंड जम्मू की सीरीज़ मेरे ट्रैवल चैनल पे ऑलरेडी चल रही है, पहले 2-3 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जाओ देखो और बताना कैसा लगा, ये कॉन्वर्सेशन कैसे लगी, ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताना। एंड सजेस्ट भी करना इफ़ आई शुड कवर समथिंग दैट यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस नेशन। तो मिलते हैं यात्रा अनकट विद इफी एक्सप्लोरर के अगले एपिसोड में एवरी संडे एट 12 PM। आई विल सी अनदर वन। दिस इज इफी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, नमस्ते।